बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाऊद इब्राहिम को अंदाज़ा था कि छोटा राजन का यूं चले जाना किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होगा, इसलिए इसने खुद भी रूपोशी इख्तियार कर ली और कंपनी के दीगर कारकुनों से भी कह दिया कि तमाम ऑपरेशन रूपोश होकर करें। सन 1994 के आखिर तक छोटा राजन कोलालमपुर में खुद को मजबूत कर चुका था। दूसरी जानिब भारतीय एजेंसियों की नज़र से बचकर दाऊद इब्राहिम अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए था। छोटा राजन के जाने के बाद दाऊद इब्राहिम का पूरा बिजनेस छोटा शकील के हाथ में आ चुका था। छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम की कम्युनिकेशन से अंदाज़ा होता था कि वो दुबई या गल्फ के ही किसी इलाके में मौजूद थे। छोटा शकील और छोटा राजन के गैंग चलाने का तरीका एक दूसरे से मुख्तलिफ था। छोटा राजन सारी कुव्वत एक हाथ में रखने का कायल था, जबकि छोटा शकील मातहतों को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देने का कायल था। घोड़ों की रेस, क्रिकेट पर सट्टा और बम्बई में होटल वालों और बिल्डर से निपटने जैसे मामलात चिराग शेट्टी के सुपुर्द कर दिए गए थे। हथियारों के मामलात, झगड़ों के तस्फिये और जेलों में कैद साथियों के मामलात सवेता संभाल रहा था, जबकि छोटा शकील ने बॉलीवुड में सरमायाकारी और हवाले के मामलात अपने हाथ में रखे थे। इसके अलावा शकील रियल एस्टेट बिजनेस में भी हाथ पैर मार रहा था। छोटा शकील की वजह से ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम मुतमिन था, बल्कि गैंग के सारे कारिंदे अपनी जगह खुश थे। इसके बरअक्स राजन को सब लोग जालिम गर्दानते थे और हकीकतन राजन के जाने से सब लोग खुश थे। शकील ने बम्बई में ऐसे लड़कों को गैंग का हिस्सा बनाना शुरू किया जो मुआशरे से तंग थे। ये लोग मुआशरे के जुल्म जबर, बेरोजगारी और दीगर मसाइल की वजह से हर वक्त मुआशरे से इंतकाम लेने के लिए तैयार रहते थे। ये लड़के शकील के पास आकर ना सिर्फ शाबाश बल्कि ढेर सारी दौलत भी हासिल करते और ख़ुद को कामयाब समझते थे। इस तरह से एक मंसूबे के तहत शकील गैंग में नया खून ला रहा था। आरफ खान, आसफ खान और फिरोज सरगरोव की उम्रें 17 या 18 बरस के लगभग थीं जब छोटा शकील ने इनके हाथों में हथियार थमाए। इनमें फिरोज अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर साबित हुआ और अंडरवर्ल्ड में फिरोज कोकानी के नाम से मशहूर हुआ। छोटा शकील ने फिरोज को पहली मर्तबा 2 मजदूरों को मारते देखा था। इस वक्त इसकी बेखौफी शकील ने भांप ली थी। फिर इसके बाद शकील ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बम्बई में होने वाले धमाकों और हमलों के दौरान भी फिरोज के तेवर देखे थे। इसके बाद दीगर खतरनाक गैंगस्टर, शूटर शाकर दरबार और इब्राहिम शेख की सूरत में भी शकील के पास आए, लेकिन वो फिरोज के मद्दे मुकाबिल ना थे। इस तरह शकील इन नौजवान गैंगस्टर्स के जरिए बम्बई के ताजरों पर राज करता रहा। फिरोज को कत्ल की मशीन का नाम भी दिया गया था। दिन दिहाड़े बीजीपी के रहनुमा रामदास नाइक को इसकी सिक्योरिटी के बीचों बीच बंदरा जंक्शन पर कत्ल किए जाना बम्बई पुलिस रिकॉर्ड में खतरनाक तरीन कत्लों की कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई थी। 25 अगस्त सन 1994 की एक सुबह हिल रोड बंदरा पर मामूल की गहमा गहमी थी। एमएलए नाइक सुबह 10 बजे अपनी एम्बेसडर कार में घर से निकला। एमएलए के हमरा पुलिस कांस्टेबल गार्ड मौजूद था। जैसे ही कार मेन रोड पर आई और बंदरा एसवी रोड की जानिब मुड़ी, 2 अफराद इसकी जानिब बढ़े। उन्हें गाड़ी की जानिब बढ़ते किसी ने महसूस ना किया। इन दोनों ने अपनी AK-47 राइफलें तान कर नाइक की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी असना में कांस्टेबल लड़खता हुआ गाड़ी से बाहर आया और अपनी स्टेन गन से जॉबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इसकी स्टेन गन और गैंगस्टरों की AK-47 का कोई मुकाबला ना था। बिला आखिर एमएलए के साथ साथ कांस्टेबल भी जान से हाथ धो बैठा। बाद अज़ां इन गैंगस्टर्स की पहचान बतौर फिरोज कोकानी और जवेद उर्फ सोनी से हुई। वाक़े के बाद फिरोज ने एक गली की आड़ में खड़े दूसरे साथी गरनाम जान को भागने का कहा। इनमें से एक लड़का एक कार में फरार हो गया, जबकि एक लड़का मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। फिरोज और सोनी ने वहां से गुजरने वाले एक ऑटो रिक्शा को अगवा कर लिया और इसी में फरार हो गए। बाद में तफ्तीश के बाद पता चला कि छोटा शकील ने एमएलए नाइक की सुपारी साजिद बाटली वाला को दी थी और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट
शूटर फिरोज को दिया था। बाटली वाला ने इसी सिलसिले में कोकानी और गैंग के दूसरे लड़कों को हथियार फराहम किए थे। नाइक बीएमसी का मुंतखब शुदा मेंबर था और छोटा शकील को पता चला था कि वो जानबूझकर बम्बई के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था। फिरोज ने ये हमला एमएलए पर नहीं बल्कि महकमा पुलिस पर किया था और पुलिस वालों को अपनी इज्जत बहाल के लिए लाजमी इसे पकड़ना था। बिला आखिर काफ़ी तगोदो के बाद बेंगलोर में वाक़या ब्लू डायमंड होटल में पुलिस ने फिरोज को अक्टूबर सन 1995 में गिरफ्तार कर लिया। ताहम वो ज़्यादा देर जेल की सलाखों के पीछे ना रहा और सन 1998 में दिन दिहाड़े पुलिस वालों की तहवील में फरार होने में कामयाब हो गया। जब सिटी स्कैन के बाद जेजे अस्पताल से फिरोज को वापस थाना सेंट्रल जेल लेके जा रहे थे, इसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की जद में आकर पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया। अपनी दोबारा गिरफ्तारी तक फिरोज मजीद 18 कत्ल कर चुका था, जिसमें से 16 कत्ल छोटा शकील के कहने पर किए गए थे। इस वक्त तक छोटा शकील को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ऐसे नौजवानों को जिनका पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद साबित होता है और बम्बई में ऐसे बेरोज़गार पढ़े लिखे और अनपढ़ नौजवानों की कोई कमी ना थी, जिसका पूरा फ़ायदा इन्हीं गैंग्स को हुआ करता था। छोटा शकील ने राजन के जाने के चंद माह के अंदर ही खुद को गैंग में काफ़ी मजबूत बना लिया था। दाऊद इब्राहिम को इब्तिदा में शक था कि छोटा शकील शायद छोटा राजन का नेमुल बदल साबित ना हो सके, लेकिन जिस तरह छोटा शकील ने अपनी कार्रवाई दिखाई, इससे दाऊद इब्राहिम को काफ़ी इत्मीनान हुआ। अलबत्ता गैंग में एक ऐसा शख्स भी था जिसे छोटा शकील और इसकी तरक्की एक आंख न भाती थी। वो शख्स था दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम। अनीस अमूमन छोटा शकील के कामों पर तनकीद किया करता था और कभी कभी इसका मजाक भी उड़ाता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का भाई होने की वजह से छोटा शकील अनीस को बर्दाश्त कर जाता। गैंग के अंदर छोटा शकील के बहुत से मुखालफिन भी थे और बहुत से लोग दाऊद इब्राहिम को इसके खिलाफ भड़काने की कोशिशें भी किया करते थे। बाकी लोगों से निपटना तो शकील के लिए बाएं हाथ का काम था, लेकिन जब बात दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस की होती तो शकील को मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ता। अनीस इब्राहिम को कभी कभी ये महसूस होता था कि अगर शकील ना होता तो डी कंपनी पर सिर्फ इसी की हुक्मरानी होती। इसके अलावा ज़ाती तौर पर भी अनीस को शकील पसंद ना था, बल्कि इसे छोटा राजन के काम करने का अंदाज अच्छा लगता था। हकीकत तो ये है कि छोटा राजन के डी कंपनी से फरार होने के बाद डी कंपनी में सिर्फ अनीस ही वो शख्स था जिसकी अरसा दराज तक छोटा राजन से बातचीत होती रही। ये हरकत अगर कोई और करता तो दाऊद इब्राहिम इसे कभी माफ़ न करता। अनीस को भी किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि इसके इशारों पर काम कर सके और इंडिया में भी इसका नाम लोग जाने। इसने डी कंपनी में ऐसा कोई शख्स तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इसे वहां ऐसा कोई शख्स नज़र ना आया। इसी दौरान अबू सालम अंसारी बम्बई पहुंचा। सालम बम्बई बम धमाकों के बाद से मफरूर था। सालम वही शख्स है जिस पर भारत के मशहूर अदाकार संजय दत्त को AK-47 और दस्ती बम फराहम करने का इल्ज़ाम भी है। जब बम्बई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टरों के खिलाफ बम्बई में क्रैकडाउन किया तो सालम भी इसकी जद में आया। वो बम्बई से फरार होकर अपने गांव जा पहुंचा। बाद अज़ां वो लखनऊ आ गया और वहां से अनीस इब्राहिम के साथ राब्ते में रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद अनीस ने सालम को दुबई बुला लिया। दुबई पहुंचकर इसने महसूस किया कि वो बिल्कुल अकेला है और इसे किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है। सालम की किस्मत अच्छी थी कि इस दौरान अनीस इब्राहिम को भी किसी काबिल शख्स की तलाश में था। चूँकि बम्बई और दुबई में सालम के सर पर किसी का हाथ ना था, इसलिए इसने अनीस इब्राहिम को अपना बॉस बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी ताकि डी कंपनी में भी इसकी कोई हैसियत बन जाए। सालम अनीस इब्राहिम की तवज्जो हासिल करने के लिए इसे बम्बई में अपनी कार्रवाइयों के किस्से सुनाने लगा। बिला आखिर अनीस ने सोचा कि सालम को एक चांस देकर आजमाया जाए और इस तरह से टी कंपनी में एक नया ग्रुप जन्म लेने लगा। जारी है।